बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे बता दूं आपको कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में साइंस का अच्छा खासा वेटेज है और साइंस का एक सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसका नाम फिजिक्स। और फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट लेसन जिसे बैकबोन ऑफ फिजिक्स कहते हैं, मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसके हम फर्स्ट लेक्चर में बात किए हैं मापन के इतिहास, जिसमें बात कर चुके हैं फैदम, गज, फलार्ग, नॉटिकल मील, मील, चेन, जितने हैं, यहाँ तक कि आयतन की मात्रा, गैलन, बैरल, यहाँ से सवाल आते हैं कई बार, इस पर बात कर चुके। इसके बाद हम सेकंड लेक्चर में बात किए थे भौतिक राशि के प्रकार, जिसमें मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जिसे मूल राशि की सहायता से उत्पन्न किया जा सके। मूल राशि की संख्या 7 है तो मूल राशि की संख्या अगर 7 है तो मूल मात्रा की संख्या भी 7 होगी। ये ऐसा कॉन्सेप्ट था कि व्युत्पन्न राशि को मूल राशि की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि बहुत ऐसे व्युत्पन्न राशि है जिसे सिर्फ मूल राशि से पता नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ और राशि चाहिए। तो एक नई राशि इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहते हैं संपूरक राशि या सहायक राशि, जिसमें समतल कोण और ठोस कोण आते हैं। और फिर मूल राशि और सहायक राशि की सहायता से एक नई राशि को बहुत बढ़िया से डिफाइन किया गया, पूरा एक्सप्लेन किया गया, उसे व्युत्पन्न राशि कहा गया। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और इसमें हम बहुत सारी राशि के बारे में अध्ययन किए, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, ये सब जितना है, आवेग, संवेग, बल, ये सब जितना है, बल को भार भी कहते हैं, बल को प्रणोद भी कहते हैं, लेकिन उसका कंडीशन अलग है। तो इस पर सब पर बात कर चुके हैं अच्छे से कंसेप्ट पर, और पूरा इसके मात्रक पर बात कर चुके हैं, और यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो इतना बात कर चुके हैं। अगर आप इस क्लास को नहीं देखें तो सबसे पहले उतना क्लास को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद फिर इस लेक्चर को देखिए, तो फिर आपका फिजिक्स का जो नींव है वो मजबूत हो जाएगा और फिजिक्स के सवाल ठीक ठाक लगाने की स्थिति में आप आ जाएंगे। और जब आप पूरा फिजिक्स का क्लास कर लीजिएगा तो आप यकीन मानिए फिजिक्स के सारे सवाल को धैर्य धैर्य उड़ा देंगे, जो आपकी बीपीएससी एग्जामिनेशन में या फिर बिहार के लेवल के एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर, जो हम व्युत्पन्न राशि की मात्रक पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग अंतिम रूप से बात किए थे बल, आघूर्ण, कार्य और ऊर्जा के मात्रक के बारे में, जो आपको मैं दिखा दूं अभी। यहाँ देखिए, हम लोग बात किए थे बल आघूर्ण के बारे में, जिसे टॉर्क अंग्रेजी में कहते हैं। इस पर बात कर चुके हैं। कार्य को वर्क कहते हैं, दुनिया जानती है। ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं, दुनिया जानती है। अब देख लीजिए, जो बल आघूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या है, बल गुना दूरी। इसके कॉन्सेप्ट को समझा चुका पिछले क्लास में। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुना दूरी। कार्य का मात्रक बल, कार्य का फॉर्मूला है बल गुने विस्थापन। अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, उसमें विस्थापन हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कार्य हुआ है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिलहाल हमें बात करना है मात्रक के बारे में। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, तो बल गुना दूरी, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, अच्छी बात है। कार्य का मात्रक क्या है, बल गुना विस्थापन। तो बल का मीटर, बल का न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। और चूंकि हम जानते हैं कार्य ही ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, मतलब जितना ज्यादा कार्य करेगा, जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी, उतनी ज्यादा कार्य करेगा। क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जितना ज्यादा कार्य करेगा इसका मतलब उसके पास ऊर्जा ज्यादा है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, मतलब कार्य ही ऊर्जा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गंगाधर शक्तिमान है। तो दोनों याद रखना, गंगाधर के पास जो होगा शक्तिमान के पास वही होगा। तो कार्य के पास जो न्यूटन मीटर है, ऊर्जा के पास वही न्यूटन मीटर है। लेकिन आपको बता दूं, ए न्यूटन मीटर, ए न्यूटन मीटर, ए न्यूटन मीटर सब सेम है, लेकिन एक कंडीशन में डिफरेंस है। शुरू में ऐसा माना जाता था कि न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, तो इसे भी हम कहेंगे जूल। इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे जूल। और शुरुआती समय में इसे भी जूल कहा गया, लेकिन ये ठीक नहीं, अभी मैं बताता हूँ। याद रखना, आपको नहीं लिखना है जूले। तो शुरुआती समय में सबको जूल कहा गया, और कहा गया ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण सबका मात्रक सेम होता है। एक गदर मूवी का गाना भी सुने होंगे आप, ऊर्जा काले काबा तेरे। तो ऊर्जा का से याद रखना है कार्य, और काबा में बस याद रखना बल आघूर्ण। ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण तीनों का मात्रक क्या होता है, समान। और मात्रक समान होगा तो उसका बीमा भी समान होगा। बार बार मैं बीमा बोल रहा हूँ, बीमा भी समान होगा, जिसे डायमेंशन कहते हैं, ये भी समान होगा। बात सही है, लेकिन सिर्फ न्यूटन मीटर के लेवल पर समान होंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि ए न्यूटन मीटर, ए न्यूटन मीटर, ए न्यूटन मीटर सेम है, लेकिन याद रखना है कि कार्य और ऊर्जा की बात करो तो ए न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। लेकिन कार्य निकालने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, और जिसे निकालने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ऊर्जा निकालने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि हमारे शरीर में 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कहते हैं कि हमारे शरीर में 10,000 किलो कैलोरी पश्चिम की तरफ ऊर्जा है, तो डायरेक्शन क्या हुआ इसमें, तो ऊर्जा में डायरेक्शन नहीं होते, इसलिए अदिश राशि, अदिश मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऊर्जा स्केलर क्वांटिटी है। अगर बात करें कार्य की, तो कार्य स्केलर क्वांटिटी को मैं कहूंगा कि आज मैं कार्य किया पूरा एकदम 4 जूल कार्य किया पश्चिम की तरफ। ये क्या मतलब हुआ, कार्य का डायरेक्शन नहीं होता, याद रखना है। तो कार्य में डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब साफ साफ है कि कार्य भी क्या है, अदिश राशि। तो ये दोनों अदिश राशि है, और इसे डिफाइन किए थे जूल साहब, इसे एक्सप्लेन किए थे जूल साहब, इसीलिए
कार्य का जो न्यूटन मीटर है इसे हम जूल कहेंगे। और याद रखना ऊर्जा, क्योंकि गंगाधर शक्तिमान है, कार्य ऊर्जा है, तो इसके जो न्यूटन मीटर इसे हम जूल कहेंगे। लेकिन बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण में एक खास दिशा होती है, क्योंकि बल है इसमें खास दिशा होती है, और दिशा होने के कारण बल आघूर्ण हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाता है? वेक्टर। यानी वेक्टर कहने का मतलब जिसमें दिशा हो और जिसके साथ दिश लगा हो, दिशा हो, जिसके साथ दिशा हो, टाइगर सर्फ नहीं सोचना है, जिसके साथ दिशा उसे कहते हैं सदिश। समझ आ रहा है? तो सदिश राशि, तो यह सदिश राशि है, इसलिए ये जो न्यूटन मीटर है इसको निकालने के लिए बार बार डायरेक्शन पर फोकस करना पड़ेगा, इसलिए इसके न्यूटन मीटर को हम जूल नहीं कहेंगे। एक मिनट, हाँ, इसके न्यूटन मीटर को हम जूल नहीं कहेंगे, ये सिर्फ न्यूटन मीटर ही है। तो अब सवाल समझना है कि क्या सर ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण का मात्रक सेम होता है? तो हम बिल्कुल टिक मारेंगे, हाँ सेम होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन है कार्य निम्न में से किसका मात्रक समान है, तो कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, ABC तीनों, डी में क्या है फर्क नहीं पड़ता है, तो कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण का मात्रक समान होता है। ठीक है, फिर सवाल है कि कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, बात एकदम सही है। लेकिन अगर यह लाइन आ जाए कि कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण का मात्रक जूल होता है, तो गलत, क्योंकि जूल मात्रक सिर्फ और सिर्फ कार्य और ऊर्जा का होगा, बल आघूर्ण का नहीं होगा। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर है, लेकिन उसको जूल नहीं कहेंगे। कंप्लीट है बात? इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कल बात किया था कि सर एक होता है कैलोरी, और मैं इसका ट्रिक भी दिया था, काजोल। क्या दिया था मैं ट्रिक? काजोल। का मतलब कैलोरी और जोल मतलब जूल। एक कैलोरी में 4 जूल बताया था मैं, या काजू याद रख लीजिए, का से कैलोरी, जू से जूल, एक कैलोरी में 4 जूल। अब यहाँ सवाल है कि कैलोरी किसके लिए यूज करेंगे, तो कैलोरी क्या बल आघूर्ण के लिए यूज करेंगे, कैलोरी कार्य के लिए यूज करेंगे, और ऊर्जा के लिए यूज करेंगे। तो याद रखना है काजोल, कैलोरी का जूल से संबंध है, तो जिसके लिए हम जूल यूज किए हैं उसी के लिए कैलोरी यूज करेंगे। तो कैलोरी कार्य का मात्रक हो जाएगा या फिर ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। अब मुख्य रूप से अगर पूछे, ठीक से बताइए कि जूल या कैलोरी, कैलोरी मुख्य रूप से किस में टिक मारेंगे, तो कैलोरी मुख्य रूप से है ऊर्जा का मात्रक। आ रहा समझ में? कोई डाउट नहीं है? मतलब अगर कहे दोनों का हो सकता है तो दोनों का है, लेकिन दोनों में से अगर एक सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? ऊर्जा का मात्रक। हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा है इसे हम किलो कैलोरी में व्यक्त करते हैं, कंप्लीट है, जूल में व्यक्त कर सकते हैं। और बाद में फिर हम देखेंगे जब उष्मा पढ़ेंगे तो उष्मा में फिर हम जूल आएगा, तो बाद में देखेंगे उष्मा का मात्रक, तो उष्मा में फिर क्या यूज करेंगे हम? जूल या कैलोरी। टेम्परेचर में देखेंगे हमें, तो मुझे यकीन है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो प्राचीन कॉन्सेप्ट क्या था? प्राचीन कॉन्सेप्ट था यही कि बल, आघूर्ण, ऊर्जा और कार्य का मात्रक सेम होता है, न्यूटन मीटर को जूल कह सकते हैं, तीनों का मात्रक जूल है। लेकिन जब बाद में जब स्केलर और वेक्टर का खोज हुआ तो पता चला नहीं, बल आघूर्ण एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के कारण इसका मात्रक को न्यूटन मीटर में ही रहने देंगे, जूल नहीं लिखेंगे, और बाकी कार्य ऊर्जा के मात्रक को जूल में लिख देंगे। बात एकदम फिनिश, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, अब कभी नहीं भूलेंगे, इस जन्म की तो गारंटी है। अब हम अगला टर्म पर बात करते हैं। तो अगला जो हमारा टर्म है, एग्जाम में बार बार आ चुके हैं, आप देखोगे आपके बीपीएससी में, सिविल सर्विसेज की बात करो, बाकी मैं बीपीएससी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें दाब से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। दाब कैसे मात्रक क्या होता है, और दाब कैसे मात्रक बहुत आसान है निकालना, लेकिन सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला निकालते हैं? फॉर्मूला। एक फॉर्मूला छूट गया हमारा कार्य के बाद, उसका नाम है शक्ति। तो हम लोग एक बार शक्ति पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो चलिए जल्दी से लिखिए शक्ति। शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं पावर, नोट कीजिए। अब बताइए शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकते हैं? जिसे पता होगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिख देंगे अच्छा होगा। अब देखिए शक्ति क्या है, तो शक्ति की बात करें तो समझना है ठीक से कि एक आदमी बहुत पावरफुल है, पूरा एकदम हट्ठा कट्ठा 3-4 कट्ठा का है, और एक मैं हूँ। अब मान लीजिए कि वो एक शक्तिमान को देख लीजिए, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो शक्तिमान एक तरफ है, एक तरफ मैं हूँ, और दोनों के काम दिया गया कि एक ट्रेलर ईंट है, ईंट समझते हैं, तो एक ट्रेलर ईंट है और उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है। अब बताइए कौन बहुत जल्दी काम कर देगा, मतलब कार्य करने की क्षमता किसमें ज्यादा होगी, मुझ में या शक्तिमान में? शक्तिमान में। तो याद रखना है कि शक्तिमान उस काम को बहुत जल्दी कर देगा, क्योंकि शक्ति ज्यादा है। तो जिसके पास शक्ति ज्यादा होगी उसके पास कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी, उसके पास काम ज्यादा, मतलब तेजी से काम करेगा, कार्य करने की कैपेसिटी ज्यादा है। इसका मतलब कार्य और शक्ति में सीधा संबंध है, जिसके पास शक्ति ज्यादा उसके पास कार्य ज्यादा है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो याद रखना शक्ति का कार्य से सीधा संबंध है, जिसका फिजिक्स में सीधा संबंध हो तो उसको सामने सामने लिखते हैं। तो सामने क्या लिख देंगे? कार्य। अरे समझ में? उसके बाद देखिए शक्तिमान को ईंट रखना है और मुझे ईंट रखना है। शक्तिमान मुझे लगता है 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में ईंट रख देगा, और मुझे 5 दिन में भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो बताइए ठीक से कि जिसके पास शक्ति ज्यादा है वो कम समय में काम कर दिया, और जिसके पास शक्ति कम है वो बहुत अधिक समय भी काम नहीं कर पाया। इसका मतलब शक्ति ज्यादा तो समय कम, समझिए ठीक से, और शक्ति कम तो समय ज्यादा। इसका मतलब शक्ति और समय में उल्टा रिलेशन है, और उल्टा रिलेशन को फिजिक्स में हम ऊपर नीचे लिखते हैं, ऊपर नीचे।
तो शक्ति बराबर एक फॉर्मूला गया जिसको कहते हैं कार्य बटा समय। कार्य को हम वर्क कहते हैं W और समय को T कहते हैं। तो WIT फॉर्मूला हो गया, इसको P से डिवाइड करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे का कमेंट है कि सर मतलब इंग्लिश में बताइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो याद रखना है कार्य करने में जो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे ठीक से ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इसको हम झाँप देंगे बिहारी भाषा में, अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं तो देखिए इसको हाइड कीजिए, तो हाइड करने के ऊपर क्या लिखा है, एक बटा समय को कहते हैं इकाई समय, एक बटा समय को इकाई समय, या इसी को कहते हैं एकांक समय। इकाई समय, एकांक समय, समझिए ठीक से, इकाई समय, एकांक समय कहते हैं। तो एकांक समय में क्या होता है, जो कार्य होता है, एकांक समय में या इकाई समय में जो कार्य होता है, इसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कंप्लीट है। इसे कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल पावर। अब शक्ति तो है, शक्ति का मात्रा क्या होगा, तो शक्ति का मात्रा निकालना तो बहुत आसान है, समझिए ठीक से। शक्ति का मात्रा क्या होगा, तो शक्ति का मात्रा निकालने के लिए कार्य का मात्रा क्या है, तो जस्ट पढ़े सर, कार्य का मात्रा जूल है और समय का मात्रा सेकेंड है, जूल बटा सेकेंड। और इसी जूल बटा सेकेंड को बाद में कहा गया वाट। क्या कहा गया, वाट, क्योंकि जेम्स वाट सबसे पहली बार शक्ति के बारे में बताए थे और वाष्प इंजन का खोज किए थे। भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि वाष्प इंजन का खोज कौन किए थे, तो वाष्प इंजन का खोज किए थे जेम्स वाट। याद रखना, वाष्प इंजन का खोज कौन किए थे, जेम्स वाट। उन्हीं के नाम पर वाट दिया गया, जेम्स वाट। क्लियर है पूरा बात। अब बताइए सोचकर, इसलिए इंजन की शक्ति को हर्स पावर में मापते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि इंजन की शक्ति को किसी में मापते हैं, हर्स पावर में, और एक हर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। वाट को W से डिनोट करते हैं, तो मैं W बिल्कुल लिख देता हूं यहां। तो बताइए कार्य का मात्रक समझ में, वाट, ठीक है। लेकिन याद रखना एक मिनट, अगर वाट में अगर सेकंड से गुना हो जाए, वाट में सेकंड से, मतलब देखिए जूल बटा सेकंड है तो वाट है ये। अगर कहीं भी क्या लिखा हो, जूल बटा सेकंड, देख लीजिए ठीक से क्या लिखा है यहाँ, जूल बटा सेकंड, तो इसको कहते हैं वाट। जूल बटा सेकंड इसको क्या कहेंगे, वाट। दिमाग में सेट कर लीजिए, जूल बटा सेकंड वाट। कैसे, कार्य बटा समय, कार्य को जूल कहते हैं, समय को सेकंड कहते हैं, जूल बटा सेकंड, जूल बटा सेकंड तो वाट। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जूल सेकंड माइनस 1। बताएं, बटा को हटाते हैं तो अगला टर्म में माइनस लग जाता है ऊपर। एक कंप्लीट है। लेकिन कहीं भी, जैसे मान लीजिए कहीं भी आप देखेंगे जूल सेकंड माइनस 1 लिखा है, इसका मतलब जूल बटा सेकंड, इसको वाट कहते हैं। लेकिन कहीं अगर ए लिखा रहे जूल इंटू सेकेंड, सेकेंड समय का मात्रक है, ये भी तो हो सकता है कहीं जूल इंटू आवर, ये भी तो हो सकता है जूल इंटू मिनट, ठीक है, जूल नहीं सॉरी, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू आवर और वाट इंटू मिनट, ऐसा कुछ हो। तो वाट के साथ अगर मान लीजिए समय का मात्रक, कोई सवाल पूछे जाते हैं वाट के साथ समय का मात्रक, वाट के साथ समय का मात्रक हो, जूल के साथ भी हो सकता है, उसको मैं आगे बताऊंगा, आगे आएगा क्वेश्चन अभी। तो वाट के साथ अगर सेकेंड हो, वाट के साथ आवर, वाट के साथ मीटर, यहाँ देखिए वाट के साथ सेकंड, अगर मान लीजिए कि J बटा S बराबर W है, इसके नीचे 1 मानेंगे तो वाट के साथ सेकंड का गुना करेंगे तो जूल निकल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे आएगा क्वेश्चन, पूछा जाएगा कि KWH किसका मात्रक है, बार बार पूछा गया है KWH किसका मात्रक, किलो वाट घंटा। तो कुछ नहीं करना, किलो मिलो हटाओ, वाट क्या है, शक्ति का मात्रक, और H मतलब आवर, समय का मात्रक। और देख लीजिए यहां से मैं इसे हटाता हूं, फिर अब यहां देख लीजिए जूल बटा सेकेंड और वाट है, इसको 1 से नीचे लिखिएगा, तो जूल में 1 से गुना कीजिएगा तो जूल बराबर, वाट में सेकेंड से गुना कीजिएगा तो वाट सेकेंड। अगर वाट के साथ समय का मात्रा को तो उससे क्या निकलता है, जूल निकलता है। जूल क्या है, कार्य ऊर्जा। तो KWH देख लीजिए, वाट इंटू समय का मात्रक, वाट इंटू समय का मात्रक, वाट इंटू समय का मात्रक, जब भी आए कहीं कहीं आपको दिखे तो कार्य ऊर्जा का मात्रक होगा। अब बताइए विद्युतीय कार्य और विद्युतीय ऊर्जा में ज्यादा फेमस क्या, विद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में का सप्लाई करें। इसलिए पूछेगा कभी कि KWH किसका मात्रक है, तो हम कहेंगे विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है। देखिए एक लाइन में मैं लिख सकता था, मुझे समय कम लगता, और आपको भी मुझे पता है कि आजकल बहुत चीजें, मतलब कम समय में जितनी बातें करते हो आप लोग को रील्स का आदत हो गया है। समय आपके पास है ही नहीं, समय तो खूब है लेकिन बस बर्बाद करने के लिए, आबाद करने के लिए नहीं। बस आप इतना, मतलब आजकल तो ऐसा ट्रेंड चला है कि लोग रील्स भगा कर देखते हैं, पता नहीं क्या व्यस्तता है। तो समझिए इस बात को, एक KWH, इस बात को समझिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अगर समय दीजिएगा आप, तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, कंसेप्ट बढ़िया होगा, और कम समय में कम तैयारी में बढ़िया निकाल सकते हैं एग्जाम। क्योंकि कंसेप्ट आपका ठीक है, आप कैसा भी सवाल डील कर लेंगे, लेकिन आप है जल्दी के चक्कर में, बहुत जल्दी के चक्कर में, याद रखना जल्दी के चक्कर में बहुत बार लेट हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एक KWH बराबर विद्युतीय, मतलब एक KWH किसका मात्रक है, तो विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है। और कैसा मात्रक, व्यवसायिक मात्रक। तो ये चीजें लिख लीजिए।
तो यह हमारा हो गया शक्ति का मात्रक। अब आपसे शक्ति से जो सवाल पूछा जाएगा बनाने की स्थिति में आ गए हैं। अच्छा, एक बात मैं और पूछ रहा हूँ, ये हटाइए। यहाँ तो कैलोरी बटा सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैलोरी ऊर्जा कार्य का मात्रक है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा रहे कहीं तो भी वाट है। कार्य का मात्रक आपको पता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बटा टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, एक बार केजी के फॉर्म में इसे बदल के, मतलब एमकेएस के रूप में एसआई फॉर्म में, केजी मीटर वाला फॉर्म में इसमें बदल के एक बार निकालना है। ठीक है, तो ऐसे निकाल के देखिएगा, फिर आप पूरे कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी। तो निकालना एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। हालांकि जब शक्ति जिसमें पढ़ाऊंगा तो मैं निकाल कर दिखाऊंगा, लेकिन मैं मात्रक बार बार नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट आपको दे चुका हूँ। ठीक है, निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जितने बच्चे हैं। मैं कमेंट चेक करता हूँ। चलिए, क्योंकि देखिए आप पढ़ रहे हैं अभी, तो आपका जो होमवर्क या फिर आपसे और मेरा जो तालमेल का कनेक्शन है कमेंट ही है, जहाँ आप अपनी बात बता सकते हैं, मैं अपनी बातें बता सकता हूँ क्लास में, और फिर आप कमेंट में कुछ बातें बताते हो तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। तो बिल्कुल ऑफलाइन ऑनलाइन में ज़्यादा अंतर है नहीं, बस एक भावनात्मक अंतर है। आप सामने से देख पाते हैं और एक कमेंट के माध्यम से तो जुड़ सकते हैं लोग। तो आप जो भी हो आप कमेंट में बताइए क्लास कैसा लगता है, लाइक करके आप बता सकते हैं सर क्लास ठीक लग रहा है, मतलब इसी दिशा में हमें चलना चाहिए। चलिए, अगला टर्म है हमारा दाब, प्रेशर। तो समझिए प्रेशर क्या है। प्रेशर का मात्रा कई बार तो लोग ऐसे बताते हैं कि प्रेशर, आजकल बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव है, क्या होने के लिए, पास होने के लिए। तो बच्चे पास होते हैं, और पास इसलिए होते हैं कि उनका कल बेहतर हो, इसलिए दाब का मात्रक हो जाता है पास्कल। अच्छी बात है, आपको जैसे याद रहे। तो दाब का मात्रक पास्कल है, ठीक है। लेकिन समझ याद रखना है, दाब का मात्रक पास्कल, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अब दाब का फॉर्मूला क्या है, तो एक बात बताइए, आप कहीं भी दाब लगे, मैं बोर्ड पे दाब लगा दूं, नहीं बोर्ड पे नहीं लगा, महंगा है। चलिए, ये जो कील है, कील पर दाब लगाना है। ऐप में मार्कर देख लीजिए, मार्कर ही मान लीजिए ऐसे लगा के मैं ऐसे मार दिया, या फिर कील है, कील को मान लीजिए मैं दीवार में लगाया और हथौड़ा लिया और ऐसे ऐसे मारा। तो सोचिए ठीक से, मैं यहाँ बल लगाऊंगा और बल लगाने से क्या होगा, कील धंस जाएगी। तो सोचिए ठीक से, कील का जो आगे वाला पोर्शन है वो नुकीला क्यों होता है। कील का आगे वाला पोर्शन नुकीला इसलिए होता है, नुकीला कहने का मतलब हमने उसके क्षेत्रफल को कम कर दिया। क्षेत्रफल को इसलिए कर दिए कम, बाजीगर मूवी देखे होंगे, बाजीगर मूवी में एक सीन है जिसमें जॉनी लीवर वो कील को उल्टा करके ऐसे ठुकरे होते हैं, ठीक है, और कील अंदर नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि उधर का क्षेत्रफल ज्यादा है, और क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो आप बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाइएगा, मतलब समझिए जेसीबी वगैरह से, तब हो सकता है अंदर जाए। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो दाब बहुत घट जाता है, तभी तो नहीं जा रहा है, तभी तो दाब बहुत बढ़ाएंगे तब जाएगा। तो याद रखना, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घट जाता है। अच्छा, उल्टा कर दीजिए, क्षेत्रफल घटा दिए, मारिएगा सट सट अंदर चला जाएगा, इसका मतलब है क्षेत्रफल का दाब से उल्टा रिलेशन है। और मैं बता चुका हूँ, जिसका उल्टा रिलेशन होता है ऊपर नीचे लिखा जाता है बराबर के दूसरी तरफ। तो दाब बराबर, तो क्षेत्रफल से उल्टा रिलेशन, तो नीचे क्या करेंगे, क्षेत्रफल। ओ, इसका मतलब यहीं से समझ में आया कि कील का अगला हिस्सा नुकीला क्यों होता है। इसलिए नुकीला होता है क्योंकि क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा रहेगा, दाब ज्यादा रहेगा तो आराम से ठोक के कील को अंदर से धंसा सकते हैं। यहाँ तक देख लीजिए, नाव, नाव का आगे वाला पोर्शन क्या है, नुकीला है। क्यों, क्योंकि याद रखना, नुकीला है तो क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा, दाब ज्यादा लगेगा तो साइंस नाव आगे जाएगा। आजकल जितने भी गाड़ी का मॉडल जहाज जैसा हो गया है, जैसे R15 वगैरह देखिएगा, तो कई ऐसे गाड़ी जिस पर लोग सो कर चलाते हैं, थके हुए रहते हैं, तो सो कर चला रहे तो उसका देखिए आगे वाला पोर्शन पूरा एकदम जहाज जैसा रहता है, क्योंकि हवा को काट सके, मतलब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो बहुत हाई स्पीड में जाएंगे। तो जितने भी रेसर बाइक हैं, मतलब जो बहुत रेस पकड़ने वाले बाइक हैं, वो सारे बाइक आगे से नुकीले होते हैं। इसी टर्न पर, अच्छा ये सब किस कंसेप्ट पर बनाए गए, तो ये बनाए गए मछली के कंसेप्ट पर। मछली को देखिए तो आगे का भाग नुकीला होता है, ठीक है, इसलिए वो प्रेशर, पीछे के प्रेशर के कारण आगे जा पाते हैं, पानी को काट पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट इतना समझ में आ गया। तो क्या सिर्फ क्षेत्रफल कम कर देने से हो जाएगा, कील का क्षेत्रफल कम है तो कहाँ धंस जाता है, तो क्षेत्रफल कम करने से नहीं होगा, पीछे फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि दाब बराबर, नीचे तो क्षेत्रफल होगा लेकिन ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, उस पर फोर्स, बल। बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स, और क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। ये अंग्रेजी में फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये हो गया दाब का फॉर्मूला। अब सवाल है कि दाब का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालना आसान है, हम निकाल सकते हैं, तरीके कई हैं। अब तरीके क्या है, तो इसका मात्रक हम निकालते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुना चौड़ाई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है पास्कल। इसलिए मैंने बताया था कि आजकल बच्चों पर बहुत सारा प्रेशर होता है कि किसी प्रकार से पास कर जाए ताकि उसका कल बेहतर हो। तो दाब रहता है, बच्चों पर बहुत दाब रहता है, तो दाब का मात्रक क्या हो गया, किस चीज का दाब रहता है, पास होने का, ताकि कल अच्छा हो जाए, तो दाब का मात्रक पास्कल। याद रहेगा, कंप्लीट।
चलिए अब हो गया ये दाब क्लियर, लेकिन एग्जाम में जब पूछा गया तो एक बार तो यूनिट दिया गया है, लेकिन एक बार केजी के फॉर्म में दे दिया गया है। तो केजी के फॉर्म में मैं निकालना सिखा चुका हूं आपको, बहुत आसान है। ऐसा करते हैं केजी के फॉर्म में निकाल कर देखते हैं इसी से, तो पास्कल तो आप लिख लेंगे। अब फोर्स बल बटा क्षेत्रफल, तो बताइए बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक है न्यूटन। एक काम करते हैं थोड़ा सा, चलिए बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर से निकालिए। दूसरा क्या होगा, तो केजी के फॉर्म में निकालेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी। 1 न्यूटन बराबर, मैं बताया था आपको याद करने के लिए, मैं कहा था कि कम से कम 5 7 10 याद कर लीजिए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 5 याद करना है, 7 याद करना है, 10 याद करना है, 10 याद कर लीजिए। तो 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन मतलब बल, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का केजी और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, बल का। तो बल का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको हमेशा बताया हूं कि ये बल का मात्रक है पूरा, तो बल के जगह पर इतना रखें, इसका मतलब इसके नीचे बटा जाएगा, तो मेन बटा कहाँ जाएगा, नीचे। मैथ में बड़ा बेसिक है मेन बटा, अगर मेन बटा आपको पकड़ नहीं आ जाए मतलब काम हो जाएगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि इसको बटा मान के इसको लिख देते हैं, फिर उल्टा कर देते हैं। बहुत आसान बताता हूँ मैथ, अगर आपको नहीं आता तो भी समझ में आ जाएगा। बल के लिए क्या लिखे हम, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल के लिए लिखे हैं। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर, इसको नीचे लिख देते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। कितना आसान है, बल के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बटा मेन बटा, तो मेन बटा लिख दिए, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम जानते हैं सर कि मेन बटा के नीचे है, ऊपर भी दो गो रहे नीचे भी दो गो रहे, तो मेन बटा क्या करती है, ऊपर वाला को जैसे कि तैसे छोड़ देती है और नीचे वाला को उलट देती है, तो उल्टा गुना कीजिएगा। तो इसको मेन बटा क्या करती है, नीचे वाला को उलट के खड़ा कर देती है। जैसे मान लीजिए मैं मेन बटा के ऊपर हूँ और मेरे साथ कोई है, वो मेन बटा के नीचे है, ठीक है, तो दोनों को कैलकुलेट करना, तो हम जैसे के तैसे रहेंगे, हम अपने आप को सेव कर लें, हम जैसे के तैसे रहेंगे, और मेरे बगल में है उसका पाँव पकड़िए उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए ऊपर नीचे, मेरा मुंडी से उसका मुंडी कट, मेरा पाँव से उसका पाँव कट, बराबर शर्ट, खत्म हो जाएगा। तो वैसे क्या कीजिए, देखिए ये ऊपर खड़ा है आदमी, नीचे वाला आदमी को क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए पूरा कैलकुलेट करने के लिए। तो ऊपर वाला को हम ऐसे ही लिखते हैं, केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये तो जैसे के तैसे है, क्लियर है। मेन बटा, तो मेन बटा को जैसे ही मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो नीचे वाला टर्म उलट जाता है, तो एक ऊपर चला जाएगा और मीटर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, नीचे। कितना आसान है। शुरू में सीखने में समय लगता है, गाड़ी सीखने में टाइम लगता है, चलाने में नहीं, सीखने में टाइम लगता है। मैं गाड़ी का एग्जाम्पल बार बार इसलिए लेता हूँ कि मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा है, अभी चलाने से पहले गिर जाता हूँ। देखिए तो केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, 1/मीटर स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, इसको कैलकुलेट करना तो आपको आता है, इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए मीटर से मीटर खत्म, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1 मीटर तो बचा, यानी पूरा जो बच गया केजी मीटर, ऊपर जाएगा तो -1 और ऊपर जाएगा तो -2। आपको पता है नीचे वाला चीज ऊपर जाए तो उसमें माइनस लग जाता है, तो 1 है तो ऊपर गया तो -1। ये हो गया दाब का मात्रक। एक बार पूछा है तो ए वाला यूनिट दिया है, मुझे सिखाने में ज्यादा टाइम लगा, आप बनाएंगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे फिर मैं यूज करूंगा, सटक सटक निकालूंगा, तो या तो यह मात्रक दे देगा या तो ये दे देगा। तो याद रखना इसको भी पास्कल ही कहेंगे। मुझे बताइए कोई डाउट, निकाल सकते हैं। तो हमारा दाब का मात्रक पूरा कंप्लीट। और भी मात्रक है दाब के, जैसे बार है, टोर है, बहुत है, तो बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ आपके एग्जाम में ऐसा यूनिट पूछे तो ऐसा यूनिट यही पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पूछे या फिर ये पूछे केजी मीटर माइनस सेकेंड -2, ठीक है। तो मैं ये नहीं याद रखना आपको, पीछे जो मैंने बल तक बताया था, देखिए बल का बार बार यूज हो रहा है, तो बल तक बताया था, बल तक आपको याद रखना है, बाकी बल तक, बल के बाद हम सारा फॉर्मूला से निकाल लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए इसे ये कंप्लीट है। तो अब मैं क्या पढ़ूंगा आपको, प्रतिबल, ठीक है। स्ट्रेस, जगह कहाँ है, जगह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार आप अगर ये कर लिए, ठीक है, दाब यही कहता है कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर लिया, फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। एक बार अगर आप दाब को क्लियर कर लीजिए, फिर किसी का नहीं सुनना है। कोई पूछेगा प्रतिबल का मात्रक क्या है, तो प्रतिबल का मात्रक यही है, कंप्लीट। क्योंकि याद रखना प्रतिबल भी आगे बताऊंगा प्रतिबल क्या होता है, लेकिन दाब जैसा ही होता है, उसका राशि दाब जैसा ही होता है, उसका मात्रक दाब जैसा ही होता है, मतलब मात्रक दाब का जो प्रतिबल का मात्रक वही होगा। क्या सर प्रतिबल और दाब एक ही, नहीं। प्रतिबल मैंने बताया था जिसमें बल लग जाएगा सदिश राशि हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन होता है। तो प्रतिबल सदिश राशि, याद रखना सदिश राशि, बल लग जाएगा सदिश राशि है,
ठीक है। और दाब क्या है? अदिश। अब ऐसा नहीं बलगम कौन राशि होगा तो बल लगाया तो सदिश राशि नहीं, जिसमें बल लगेगा सदिश राशि। तो प्रतिबल क्या है? सदिश राशि। दाब क्या है? अदिश राशि। तो याद रखना, लेकिन मात्रक दोनों का सेम है। इसका मात्रक पास्कल, इसका मात्रक भी पास्कल, इसका मात्रक केजी मीटर -1 सेकेंड -2, इसका मात्रक भी केजी मीटर -1 सेकेंड -2। विकृति का मात्रक, तो देखिए विकृति का मात्रक है जब किसी चीज को आप लमार देते हैं। जैसे देखे होंगे कई बार कि कोई छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा, मतलब छोटा बच्चा है, उसका कई बार बाल बहुत सुंदर होता है, ठीक है। तो उसका बाल का जो लंबाई है प्रॉपर जितना है, उसको फिर आप बिखरा दीजिए पूरा। तो बिखरने से पहले और बिखरने के बाद, बिखरे जुल्फों की है ना, तो बिखरने से पहले बिखरने के बाद। तो याद रखिएगा कि बाल को कितना बिखरा दीजिएगा तो लंबाई तो सेम ही रहेगा ये चीज। विकृति मतलब बिगाड़ देना। अब मान लीजिए एक रबर है मेरे पास, ठीक है, इतना बड़ा रबर है, ये रबर है, मान लीजिए एज्यूम कीजिए रबर है। तो अभी इसका लंबाई जितना है, अब इसको क्या किया, पावर लगा के एक बार खींचिए ऐसे, और खींच के लमार दिए। तो लमारने के बाद मान लीजिए इसका लंबाई हो गया 2 मीटर, अब पहले 1 मीटर। तो लमारने के बाद वाली लंबाई ऊपर लिख देंगे और लमारने से पहले वाली लंबाई नीचे लिख देंगे, दोनों को काट देंगे। तो दोनों को जैसे ही काटेंगे, बिगड़ने के बाद, बिगड़ने से पहले दोनों को काटेंगे तो उसका यूनिट कट जाएगा, इसका मात्रक नहीं होगा। तो याद रखना विकृति का मात्रक 0, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। एक आता था इलास्टिक पैंट पहले, ठीक है, बच्चा के लिए, तो मतलब बड़ों के लिए भी आता है। तो बच्चा मान लीजिए इलास्टिक पैंट है, उसका इलास्टिक पैंट लमारने से पहले देख लीजिए कितना लंबा है, ठीक है, और फिर उसको लमार दीजिए कितना लंबा हो गया, दोनों को भाग दीजिए। तो पहले मान लीजिए 1 मीटर है और लमार के मैं उसको 3 मीटर बना दिए, 3 मीटर के बाद तो पहनने लायक नहीं रहेगा वो, 5 मीटर बना दिए। तो 1 मीटर बटा 5 मीटर काटेंगे तो मीटर से मीटर खत्म, विकृति का मात्रक 0। तो याद रखना विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। एग्जाम में तो मैं बताऊँ बार बार आया विकृति। जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद उसका रूप बदल जाता है, उसका रूप बिगड़ जाता है। बी मतलब बड़ा, और या तक कृति मतलब करना, उसका आकार बड़ा कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, दबा के छोटा भी कर सकते हैं, तो इसे विकृति कहते हैं। रूप बदल जाना चाहिए बस, ठीक है। और विकृति को अंग्रेजी में स्ट्रेन कहते हैं, इसका मात्रक 0 नहीं होता है। प्रेशर का मात्रक बता सकते हैं पास्कल, केजी मीटर -1 सेकेंड -2। स्ट्रेस का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक सेम है जो दाब का मात्रक है, विकृति का मात्रक 0। अब यहाँ जाते हैं प्रत्यास्थ, इलास्टिसिटी, वही मैं बताया पैंट को लमार दीजिए। खोपा होता है मतलब पूरा होता है, बाल में लगाने वाले पहले आता था, उसको बहुत सुंदर से लड़की ऐसे ऐसे करके और सेट कर लेती, लगा लेती है। तो आप उसको लगा रहे हैं, देखिए समझिए, जब उसको लगा रहे हैं ऊपर तो एक बार उसको लमार दिए, जैसे ही छोड़ेगा फिर वही आकार में आ जाएगा। तो सोचिए जिसमें लमार के लगा रहे हैं अगर उसका साइज बड़ा हो जाता तो फिर बार बार यूज में नहीं आता। तो याद रखना जो बार बार जैसे, और बचपन में स्कूल जाते तो स्कूल का बेल्ट आता था रबर वाला बेल्ट, तो समझिए उसको आप लमार देते हैं फिर छोड़ते हैं जैसे तो उसी शेप में आ जाता है। बॉटल को आप दबा देते हैं फिर से उसी शेप में आ जाता है। तो याद रखना है कि जब किसी चीज पर बल लगा के उसका रूप बदल दिए और फिर वो उसी शेप में आ गया, छोटा बच्चा है, कई बार क्यूट बच्चा होता है, उसका ऐसे ऐसे ट्रेन कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्या वैसा ही रहता है, वापस उसी शेप में आ जाता है। तो जब किसी चीज का आप रूप बिगाड़ दिए और फिर वापस उसी शेप में आ गया, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी। ट्यूबलेस जो टायर है वो कई बार देखेंगे इसका या पंक्चर होने के बाद भी काम करता है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, नायलॉन का बना होता है, इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। इलास्टिसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, दबाव तो देगा, मतलब दबाव देने से दब जाएगा लेकिन फिर वापस उसी शेप में आ जाएगा, फिर दबाव देने से दब जाएगा फिर वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो आप दूरों तक इससे सफर कर सकते हैं। देख लीजिए खोपा मीशो से ऑर्डर किया गया है, अभी सस्ता है, आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखिए प्रत्यास्थ जो इलास्टिसिटी है ये भी एक प्रकार का दबाव ही है। मैं कह रहा हूँ टायर देखिए, एक बार दबाव दिए फिर वापस, दबाव दिए फिर वापस, तो ये भी दबाव है। इसीलिए याद रखना है दबाव, प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी का मात्रक भी यही होगा। यानी हम यहाँ से सीख गए सर, प्रेशर का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक और प्रत्यास्थ का मात्रक सेम है। और प्रत्यास्थ का ही नहीं, प्रत्यास्थ जैसा जो इसके बारे में कंसेप्ट बताया था उनका नाम था यंग। तो अगर आपसे पूछे यंग प्रत्यास्थ का मात्रक तो भी यही होगा। आपसे पूछे यंग मॉडुलस या यंग मॉडुलस, हाँ, जिसे यंग गुणांक कहते हैं, इसका मात्रक भी यही होगा। यानी मैं आपको सिंपल ट्रिक देता हूँ, सुनिए ध्यान से। प्रतिबल का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल, यंग आ जाए पास्कल, यंग में गुणांक लगा हो पास्कल, यंग मॉडुलस पास्कल, प्रत्यास्था पास्कल, विकृति का मात्रक 0, बात खत्म। एक बार फिर दाब का मात्रक बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है, पास्कल, प्रतिबल का मात्रक पास्कल, केजी में ही बोलना है, केजी मीटर -1 सेकेंड -2, याद नहीं रखना है, निकाल लेना है, निकाल लेंगे बस, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। फिर बताइए प्रत्यास्थ का मात्रक पास्कल, यंग प्रत्यास्थ का मात्रक पास्कल, यंग गुणांक का मात्रक पास्कल, यंग मॉडुलस का मात्रक पास्कल, कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब आगे मात्रक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, अब है ध्वनि का मात्रक। अभी इस क्लास में हम यहाँ तक देखेंगे,
ठीक है। और आगे जो है उसको नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको टफ भी लगने लगेगा। अब सवाल है ध्वनि से संबंधित मात्रक आयाम क्या है। आयाम बहुत आसान चीज़ है, सिंपल वर्ड में समझते हैं। मैं हल्का से बोल रहा हूँ, आप लोग कैसे हैं? हल्का है। मैं बोलूँ कि आप लोग कैसे हैं, बहुत जोर से बोला, तो जैसे ही मैं बोला कि आप लोग कैसे हैं तो हल्का सा रहा, फिर मैंने बोला आप लोग कैसे तो नीचे गया। तो लाउड कोई बोलेगा तो इसका मतलब है कि बहुत दूर तक कंपन हुआ है, और कोई आराम से बोले तो बहुत नजदीक तक कंपन हुआ है। तो बहुत दूर तक कंपन हुआ है या बहुत नजदीक तक कंपन हुआ है, जो कंपन मैक्सिमम हुआ है। अब देखिए कंपन कहाँ कहाँ हुआ है इसमें, तो एक तो कंपन यहाँ, मतलब कण जो गया है वो कण यहाँ भी गया है। एक मिनट, हाँ, कण यहाँ भी गया है, कण यहाँ भी गया है, कण यहाँ भी है, कण यहाँ भी है, कण यहाँ भी है, कण यहाँ भी। मैक्सिमम कण कहाँ है, तो मैक्सिमम कण, मैक्सिमम कहने का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम विस्थापन कहाँ है, तो मैक्सिमम विस्थापन यहाँ है। इसी को कहते हैं आयाम। आयाम, आयाम, मैक्सिमम विस्थापन कहाँ तक है, इसी को कहते हैं आयाम। कितना दूर है, विस्थापित कितना है। अब ठीक से देखिए तो कितना दूर है या विस्थापित कितना है, एक प्रकार की लंबाई है कि नहीं है। तो आयाम अगर आपको से कोई पूछे कि सर आयाम क्या है, तो आयाम एक प्रकार की दूरी है, एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई है, लंबाई है। और बताइए अगर यह लंबाई है तो इसका मतलब क्या होगा, और लंबाई भी नहीं, ज्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ लिखिए विस्थापन है, क्योंकि सीधी दूरी होती है। क्या है, विस्थापन। तो अगर यह विस्थापन है तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा मात्रक, इसका यूनिट होगा मीटर। देखिए मैं लगातार बोल रहा हूँ, मैं नहीं थक रहा हूँ, तो आपको पढ़ते पढ़ते तो नहीं थकना चाहिए। एक बार बोलिए हाउ इज द जोश, ऑल इज वेल, एकदम हाई हो जाइए। चलिए अगला टॉपिक। तो आयाम का मात्रा आपसे जब भी पूछे तो क्या है, मीटर। मैक्सिमम गूगल पे सर्च कर लेंगे, कई बार ऐसे आ जाता है सही, लेकिन कई लोग ऐसा उनको लगता है कि आयाम का यूनिट नहीं होता। बेसिक मतलब कॉम्पिटिटिव पढ़ने वालों को मैं देखा हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक है ये। आयाम का मात्रा क्या है, मीटर, क्योंकि आयाम क्या है, प्रकार का विस्थापन है। अब सवाल है तरंग दैर्ध्य क्या है, तो ज्यादा नहीं सोचे, तरंग दैर्ध्य हम टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे, लेकिन यहाँ देख के लग रहा है धैर्य। धैर्य मतलब होता है दूरी, धैर्य मतलब दूरी, धैर्य मतलब दूरी, तरंग की दूरी, धैर्य मतलब लंबाई। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेव लेंथ, तो नाम से पता चला लेंथ, अगर यह लंबाई तो इसका मतलब क्या होगा, मीटर, बात खत्म। लेकिन तरंग दैर्ध्य इतनी छोटी दूरी, इतनी छोटी लंबाई है कि इसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में। और एक एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एक खुशी की बात बताऊं, ये जो आकार है एक एंगस्ट्रॉम, एक हाइड्रोजन के परमाणु का साइज, हालांकि सभी परमाणु का साइज अलग अलग होता है, लेकिन अगर एक यूनिट से परमाणु देखे, एटम ऑफ साइज आपसे पूछे, तो 10⁻10 मीटर यानी एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो एक तरंग दैर्ध्य की लंबाई और एक परमाणु का आकार, हालांकि खासकर हाइड्रोजन के परमाणु का आकार दोनों क्या होता है, सेम। तो अगर आप याद करते तो काम हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है, इसको नोट करके लिख लीजिए कहीं कि परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है, जिसका मान होता है 10⁻12 मीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है, एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट पूछे तो मीटर में। लेकिन मीटर तो बहुत बड़ा यूनिट है, वेवलेंथ बहुत छोटा, छोटे छोटे कणों का तरंग दैर्ध्य निकाला जाता है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। तो मीटर ऐसा यूनिट है, तो एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में मतलब लिखना होगा। तो मीटर में कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस करना होगा, कैसे करेंगे, तो 10⁻10 मीटर के फॉर्म में। क्लियर है, यानी 1/10⁻10 मीटर, तब उसको कहेंगे एक एंगस्ट्रॉम। पता है कंप्लीट है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर या एंगस्ट्रॉम, ज्यादा प्रयुक्त क्या है, एंगस्ट्रॉम, क्योंकि तरंग दैर्ध्य छोटी है, छोटी राशि है। अब है आवृत्ति क्या है, आवृत्ति को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कंपन। एक सेकंड में कोई चीज जितना बार कांप जाए उसको आवृत्ति कहते हैं। रजनीकांत को जानते हैं, साउथ की मूवी का कोई जवाब नहीं, अब तो फिर भी मतलब अच्छा बनने लगा। पहले जो साउथ की मूवी देखते उसमें कोई हीरो आया और कोई विलन है, उसको चट 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 ऐसे करके बहुत तेजी मार देते थे, मतलब एक सेकंड में 40 झापड़। अब एक सेकंड में 40 थप मार दिए, मतलब एक सेकंड में 40 बार कंपन हुआ है। इसी को कहेंगे, एक सेकंड में कोई चीज जितना बार कंपन हुआ इसी को आवृत्ति कहते हैं। क्लियर है, आवृत्ति मतलब एक सेकंड में होने वाली कंपन की संख्या। आप वाइब्रेशन में फोन रखे हुए, आपका फोन है घन ऐसे बज रहा है, तो एक सेकंड में जितना बार घनघना गया ये आवृत्ति है। बचपन में नहाकर खड़े रहते थे, मम्मी टॉवल लेके आती थी, फिर ऐसे ऐसे पूछती थी, तो हम लोग क्या करते थे, नहाते थे दांत कटकटाते थे, ऐसे ऐसे काँप रहे हैं ऐसे, तो दांत कटकटा रहे, तो एक सेकंड में जितना बार दांत काँप गया, कंपन हो गया, उसको कहते हैं आवृत्ति। तो एक सेकंड में जितना बार कंपन, इसलिए आवृत्ति का पुराना मात्रक था कंपन पर सेकंड। आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या है, कंपन पर सेकंड, कंपन पर सेकेंड। लेकिन एक बात बताइए, वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो कंपन क्या कोई राशि है, कंपन तो संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं, तो कंपन का कोई मात्रक नहीं, तो कंपन का कोई मात्रक नहीं, ठीक है, तो कुछ नहीं। और बटा एक लिख सकते हैं ऊपर,
और समय मतलब सेकंड क्या है, समय का मात्रक है। 1 सेकंड में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो 1/सेकंड, इसको ठीक से लिखूं तो सेकंड इनवर्स, इसको ठीक से लिखें तो क्या लिखेंगे, ओहो रुकिए, इसको ठीक से लिखें तो क्या लिखेंगे, सेकंड इनवर्स। तो आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स भी होगा, वही बात है। और इसी को चूंकि सबसे पहले इसके बारे में बताया था, उनका नाम था हेनरिक हर्ज। हर्ज से आप सुने होंगे, जिसको लिखा जाता है हटर्ज, HERTZ, टी साइलेंट इसलिए हर्ज पढ़ते हैं। तो इसको सबसे पहले बताते हैं हर्ज साहब, इसीलिए इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, हर्ज, HERTZ। बताइए कोई डाउट, एकदम याद कर लीजिए। तो सेकेंड इनवर्स को हर्ज भी कहते हैं, जो आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति मतलब कोई चीज कितना बार कांप जाएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आप अगर ठंडा के दिन में कांप रहे हैं 1 सेकंड में 40 बार, तो मत बोलिए 40 बार कांपे हैं सर, मेरा आवृत्ति 40 है। 40 नहीं, 40 हर्ज है, ठीक है। तो कोई अगर बोले कि किसी कण का आवृत्ति 50 हर्ज, इसका मतलब 1 सेकंड में 50 बार कांपा है, बात खत्म। आवर्त काल, नाम से ही पता चला है, आवर्त मतलब कांपना, भी जस्ट बताएं, कांपने में जो टाइम लगता है। जैसे 1 सेकंड में 40 बार कांप रहे हैं, लेकिन एक बार कांपने में तो कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, उतना भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है। आवर्त काल, काल मतलब समय, टाइम पीरियड, पीरियड मतलब समय, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसीलिए आवर्त काल का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड, बात खत्म। मात्रा कैसे निकालते हैं, ध्वनि तीव्रता। जब भी कहीं तीव्रता आ जाए, वर्ड तीव्रता, इसका मतलब है इंटेंसिटी, कितना इंटेंस जाके। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड जा रहा होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो पड़ रहा होगा साउंड। तो जहां पड़ रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र है, ठीक है। इस पर जितना फोर्स लगा रही है, जितना फोर्स लगा रही, फोर्स नहीं, जितना पावर लगा रही है, इसी को ध्वनि तीव्रता कहते हैं। तो क्या लगा रही, पावर। पावर का मात्रक अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, अगर आपको याद होगा तो पावर का मात्रक होता है वाट, ठीक है। तो देख लीजिए, जितना ये ध्वनि है, ये शक्ति लगा रही है, जितना यहाँ, तो जितना शक्ति लगा रही है तो वाटर मतलब वाट, जितना शक्ति लगा रही है, और कितना एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर में, तो वाट बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, वाट बटा मीटर स्क्वायर। जब ध्वनि पढ़ होंगे तो इसको बढ़िया से समझेंगे। आपको ये भी लग रहा है सर टाइम नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए टाइम नहीं है, और टाइम से पहले खत्म करना हो जाएगा चीजें। बस आप कंटिन्यू टॉपिक को ध्यान दीजिए। ये सब मैं बेस इसलिए तो इस पर मेहनत कर रहा हूँ कि आगे चीजें आसान लगे, कम समय में चीजों को खत्म कर पाऊँ। तो वाट बटा मीटर स्क्वायर अगर पूछे तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक, कोई डाउट इसमें, लेकिन ध्यान रखना है, इसी को कहा जाता है, इसके बारे में, ध्वनि तीव्रता के बारे में जो सबसे पहले बताया था, उनका नाम था ग्राहम बेल। नाम सुने होंगे, टेलीफोन की खोज करने वाले कौन थे, ग्राहम बेल। एक चीज भी लिख लेंगे आप, टेलीफोन की खोज किसने किया था, ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, ग्राहम बेल, ठीक है। अंतर कुछ चीज मतलब जो खोज करता है, कुछ बताऊंगा, जैसे आप किताब वगैरह देखते हैं, लूसेंट वगैरह देखते हैं, लूसेंट भी देखना है आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, कई लोग लूसेंट को अवॉइड करते हैं। जितने मार्केट में प्रॉपर किताबें आ गई है, ठीक है, सब किताब की अच्छी क्वालिटी है, लेकिन लूसेंट वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें क्रक्स लिखा हुआ है मेन में, तो आप अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो एक बार लूसेंट को रिवाइज कर लेना है, एक बार संशय निगाह से देख लेना है बाद में लूसेंट को। तो टेलीफोन का खोजकर्ता कौन है, ग्राहम बेल। तो ग्राहम ने सबसे पहले ध्वनि की तीव्रता के बारे में बताया था कि जैसे हम किसी से बोल रहे हैं, कोई उठा के हेलो कौन बोल रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी ठीक होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी के बारे में, ध्वनि तीव्रता के बारे में सबसे पहले ग्राहम बेल बताए थे। इसलिए वाट पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है, बेल कहा जाता है। लेकिन बेल छोटी मात्रक नहीं, बहुत बड़ी मात्रक है। तो इसके 10वां हिस्सा को डेसी बेल कहा जाता है। डेसी मतलब 10वां हिस्सा। तो बेल का 10वां हिस्सा कौन हो जाएगा, बेल बटा 10 करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डेसी बेल, DECIBELL, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत हाई होगा, तभी तो जो घंटी बजाते हैं स्कूल में, उसको बेल कहा जाता है, बेल, क्लियर है। तो डेसीबेल, डेसीबेल ध्वनि तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होगा, डेसीबेल, याद रखिएगा। ध्वनि का प्रबलता, देखिए अंग्रेजी में कहते हैं लाउडनेस। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर क्या कर रही है, ध्वनि को लाउड कर देती है, ठीक है। लाउड कैसे करती है, ध्वनि में समझेंगे, अभी इतना समझिए, लाउड कर देती है। लाउडनेस, लाउडलेस नहीं है, लाउडनेस, लेस नहीं। तो लाउडनेस मतलब लाउड के साथ है, प्रबल है। तो याद रखना, ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक है वही है इसका भी मात्रक। लेकिन लाउडनेस जब बहुत ज्यादा हो जाए तो याद रखना है, डेसिबल है 40 डेसिबल, इसको शॉर्ट में डीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीबी, स्मॉल डी बी, याद रखेंगे, लिख लेंगे सब। तो 40 डेसिबल अगर हो जाए तो वो जो मात्रक है प्रॉपर, ये अच्छा खासा वैल्यू है। इसी को कहा जाता है फोन।
40 डेसिबल अगर हो जाए, जैसे 1 डेसिबल ठीक है ध्वनि की तीव्रता, 2 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, 3 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, 4 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ठीक है, ये भी प्रबलता ही है। प्रबलता मतलब लाउडनेस कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब धीरे-धीरे बोले, ये भी तो लाउड है, कि बोलेंगे ना कि कम लाउड में बोल रहा है, जोर से बोले तो ज़्यादा लाउड में बोल रहा है। तो अगर पूछे आपसे ध्वनि तीव्रता का मात्रक तो डेसिबल, वाट पर मीटर स्क्वायर या डेसिबल, लेकिन ध्वनि की प्रबलता का तो डेसिबल भी होगा, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल भी होगा। लेकिन ध्वनि की प्रबलता का अगर डेसिबल ऑप्शन में नहीं तो सही मात्रक कौन है, तो डेसिबल से ज़्यादा सही मात्रक है। अगर वही डेसिबल डेसिबल होते हुए 40 डेसिबल हो जाए तो 40 डेसिबल को फोन कहते हैं। आप जानते हैं एक फुसफुसाना होता है, 20-25 डेसिबल की बात में हम लोग फुसफुसाते हैं, क्या कर रहे हो ऐसे करके, तो फुसफुसा रहे हैं तो 20 से 25 डेसिबल है। लेकिन अगर कोई मतलब बात करे फोन पर, हाँ बोलिए क्या हाल है, तो ऐसे अगर बोल रहे हैं फोन पर, इसका मतलब 40 डेसिबल का साउंड है। और बातचीत करने के लिए 40 डेसिबल साउंड चाहिए, 40 डेसिबल की इंटेंसिटी होना चाहिए, 40 डेसिबल की प्रबलता होनी चाहिए। तो 40 डेसिबल फोन पर यूज करते हैं, इसलिए जो बात कर रहे हैं जहाँ उसको टेलीफोन कहा गया, मतलब दूर से वो 40 डेसिबल आपके पास भेजा है, 40 डेसिबल को फोन कहते हैं, इसलिए उसका नाम है टेलीफोन। क्लियर? तो आज के बाद आपको पूछे टेलीफोन क्यों, तो आज के बाद आप बता सकते हैं कि देखिए बाहर से कोई फोन करेगा और फोन करके दूर से फोन किया है तो टेली, टेली मतलब दूर, और 40 डेसिबल का साउंड भेजा है तो 40 डेसिबल को फोन कहते हैं, इसलिए उसे टेलीफोन कहा जाता है। और ध्वनि की प्रबलता का मात्रा क्या हो गया, फोन। कंप्लीट। मुझे लग रहा है आपको चीजें समझ में आ रही है और आप पूरा एकदम डिटेल में सवाल बना सकते हैं। अब हमारा है आगे प्रकाश से संबंधित मात्रक। अब प्रकाश से संबंधित मात्रक हम इस क्लास में नहीं देंगे, क्लासेस लंबी हो जाएगी, तो आपको भी चूंकि नए नए टॉपिक आपको मिल रहे होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ऐसे पढ़ाने को तो पूरा फिजिक्स में एक दिन में पढ़ा दूँ और आपको मजा भी आएगा, मुझे ऐसा यकीन है। लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, बाकी विषय भी आपके साथ हैं, तो बाकी विषय पर अपना पकड़ मजबूत करते रहें और साथ में छोटी छोटी क्लास को देखते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा नई उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।